गुड मॉर्निंग बच्चों। कल की क्लास में आपको एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 18 तक के सवालों को समझा दिया गया था। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 19 को स्टार्ट करते हैं, जिसमें ये कहा गया है कि किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करना है। तो 30,000 रुपयों के कोष को दो भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में बनाना है। तो इसलिए हमने एक को ले लिया बच्चों x, तो दूसरा वाला हो जाएगा बच्चों 30,000 माइनस एक्स। एक क्या हो जाएगा बच्चों x, तो दूसरा हो जाएगा 30,000 माइनस एक्स। अब इसमें कह रहा है आगे, प्रथम बॉन्ड पर 5% वार्षिक और दूसरे बॉन्ड पर, द्वितीय बॉन्ड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। यानी जो पहला बॉन्ड हमने लेंगे उसमें 5% वार्षिक है और जो दूसरा बॉन्ड है बच्चों उसमें 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। अब इसमें कह रहा है आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये के कोष को दो प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करने के लिए किस प्रकार बांटे जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज पहले पार्ट में कह रहा है 1,800 रुपये हो और दूसरे पार्ट में कह रहा है 2,000 रुपये हो। तो हम यहाँ पर बच्चों पहले वाले पार्ट को हल करके चल रहे हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो वार्षिक ब्याज है वो 1,800 रुपये है। तो बच्चों यहाँ पर हमें आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा निर्धारित करना है, यानी इस सवाल को हमें आव्यूह विधि से लगाना है। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान दो कि यहाँ पर जब गुणन का प्रयोग करते हैं तो हम इस प्रकार से दो आव्यूहों को गुणन के रूप में लिखते हैं कि उससे गुणन करने के बाद जो हमें आव्यूह प्राप्त होगा उसका ऑर्डर 1/1 होना चाहिए, और उसके लिए हम एक को क्षैतिज आव्यूह बनाते हैं और दूसरे को पंक्ति आव्यूह। ठीक है बच्चों, यानी क्षैतिज आव्यूह जिसी को हम कहते हैं पंक्ति आव्यूह, और अगर दूसरे को स्तंभ आव्यूह जिसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर आव्यूह। तो यानी अगर हम इसमें ध्यान रखिएगा, जो सबसे पहले हम वैल्यू लिखते हैं तो उसको हम हमेशा पंक्ति आव्यूह में बनाकर लिखते हैं, और जो दूसरा आव्यूह होता है बच्चों उसको हम स्तंभ आव्यूह में बनाते हैं। तो अब यहाँ पर आपको परिभाषा याद आ गई होगी कि पंक्ति आव्यूह वह आव्यूह होता है जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो। यानी यहाँ पर पहले बॉन्ड दिए जा रहे हैं तो हम इनको पहले ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो दो बॉन्ड दिए जा रहे हैं इनको हम पंक्ति आव्यूह में बना के लिखेंगे। तो हमने इस प्रकार से इनको पंक्ति आव्यूह में बना के लिख दिया। ठीक है बच्चों, इसके बाद गुणे में जो उस पर हमें मिलने वाला ब्याज है उसको हम स्तंभ आव्यूह में लिखेंगे। तो जब उसको स्तंभ आव्यूह में लिखेंगे तो स्तंभ आव्यूह की परिभाषा होती है कि ऐसा स्तंभ यानी ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। तो उसके लिए जो उनके दिए जा रहे हैं वार्षिक ब्याज दर, तो उसको हम यहाँ स्तंभ आव्यूह में लिख लेंगे, यानी 5% फिर 7% बराबर 1,800। अब इसको हल कर लेंगे। तो हल करने के लिए बच्चों देखो यहाँ पर क्या करना है, वही कि पहले स्तंभ के अवयव को लेंगे और यहाँ क्षैतिज दिशा में रख देंगे और उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी। प्रतिशत का मतलब बच्चों बटे 100 होता है। तो उसी प्रकार से जब 5% का गुणा x में करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 5x/100 प्लस 7% का गुणा 30,000 माइनस x में होगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 7 × 30,000 माइनस x/100 और बराबर लिखा हुआ है बच्चों 1,800। अब इसको हल कर लेंगे तो हल करने में जो एलसीएम 100 आएगा इसको बराबर के उधर ले जाएंगे तो 1,800 में 100 का गुणा हो जाएगा, और यहाँ पर 7 का अंदर गुणा करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी 5x प्लस ये 2,10,000 माइनस 7x। तो 5x माइनस 7x बच्चों हो गया माइनस का 2x, और इसको उस तरफ ले जाएंगे घटाने पर आ जाएगा माइनस 30,000। अब -2 से इसको डिवाइड करेंगे तो x बराबर वैल्यू आ जाएगी 15,000। तो यानी जो पहला भाग था जिसको हमने x लिया हुआ था इसका मान बच्चों आ गया 15,000। तो जो दूसरा भाग होगा इसको निकालने के लिए 30,000
माइनस एक्स, यानी जो दूसरे भाग हमने माना था उसमें यक्स का मान रख देंगे। तो ये वैल्यू टोटल कितनी निकल जाएगी बच्चों? 15,000। ठीक है। तो इसी प्रकार से इसके दूसरे भाग को हल करना है। दूसरे भाग में ये कह रहा है कि जो उसका कुल वार्षिक ब्याज है वो 2,000 रुपये है। तो केवल आपको क्या बदलाव करना है, जहाँ पर ये हमने 1,800 रुपये लिखे हुए हैं, इस 1,800 रुपये को हटाकर तुम्हें इसकी जगह पर क्या लिख देना है बच्चों? 2,000 लिख देना है, क्योंकि हमें अब यहाँ पर जो वार्षिक ब्याज है वो 2,000 रुपये मिल रहा है। तो 2,000 लिख के इसको हल कर लेना है। ठीक है, ये आप लोग करके देखिएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में बच्चों है, किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, यानी 10 दर्जन रसायन विज्ञान, और इसके बाद 8 दर्जन भौतिक विज्ञान, इसके बाद 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। ये 3 पुस्तकें दी जा रही हैं दर्जन के हिसाब से, और कह रहे हैं इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80 रुपये, 60 रुपये और 40 रुपये प्रति पुस्तक है। यानी 80 रुपये, 60 रुपये, 40 रुपये प्रति पुस्तक है। मतलब एक पुस्तक का मूल्य बच्चों ये दिया जा रहा है। और ये जो है 10 दर्जन की रसायन विज्ञान की किताबें हैं। तो इसका मतलब पहले तो हम इसको दर्जन से हटा कर हम इसकी संख्या में नोट कर लेंगे। तो एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं, तो 10 में कितनी होंगी? तो 10 गुणे 12। इसी तरह भौतिक विज्ञान के लिए 8 गुणे 12, और इसी प्रकार अर्थशास्त्र के लिए 10 गुणे 12। और ये वैल्यूज़ को यहाँ पर नोट कर लेंगे, और यहाँ पर ये इनके मूल्य दिए जा रहे हैं। तो आगे बच्चों पूछा क्या गया है, देखो, आव्यूह बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो हमें इसकी धनराशि ज्ञात करनी है। तो बच्चों यहाँ देखो, पहले तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर पंक्ति आव्यूह में लिखेंगे। तो ये देखिए 10 गुणे 12, 8 गुणे 12, 10 गुणे 12। ठीक है, पंक्ति आव्यूह में लिख दिया। और इसके जो इसका मूल्य है इसको हम क्या करेंगे, स्तंभ आव्यूह में लिख देंगे, और आव्यूह गुणन विधि का प्रयोग कर देंगे। तो इससे हमें क्या ज्ञात हो जाएगा, इसमें हमें ये ज्ञात हो जाएगा कि उसमें सभी पुस्तकों को दुकान से खरीदने पर उसे कुल कितनी धनराशि देनी पड़ेगी। तो इसको आप गुणा कर लेंगे और उसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 और 22 के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 और 22 में देखो ये क्या दिया जा रहा है कि यक्स जो है बच्चों, यक्स जो है एक 2/n प्रकार का कोटि है। मतलब एक ऐसा अवयव है जिसकी कोटि 2/n प्रकार की है। y एक ऐसा अवयव है जिसकी कोटि 3/k प्रकार की है। z की कोटि 2/p है। w की कोटि n/3 है, और p की कोटि p/k है। तो यहाँ पर ये इस प्रकार के अवयव दिए जा रहे हैं, यानी x, y, z, w, p, ये टोटल 5 अवयव दिए जा रहे हैं जिनकी कोटियाँ ये लिखी हुई हैं। अब इसमें से नीचे 2 प्रश्न पूछे गए हैं, क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22। तो 21 में बच्चों हैं कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए यन के तथा पी पर क्या प्रतिबंध होगा। यानी पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के लिए एन के पी पर क्या प्रतिबंध होगा। तो इसमें बच्चों ध्यान दीजिए, अगर पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई परिभाषित है तो इसमें देखिए पी वाई लिखा हुआ है। तो पी वाई मतलब पी और वाई का गुणन। तो पी और वाई का गुणन बच्चों कब संभव है, देखिए कब संभव है। पी का ऑर्डर है p/k, और y का ऑर्डर है बच्चों 3/k। ठीक है, तो ये तभी संभव है जब बच्चों देखो पहले वाले अवयव का जो स्तंभ है दूसरे वाले अवयव की कोटि बराबर हो। ये स्तंभ है और ये पंक्ति जब बराबर हो तभी इन दोनों अवयवों का गुणनफल संभव होगा। और क्वेश्चन में कह रहा परिभाषित है तो इसका मतलब k बराबर बच्चों 3 आ जाएगा। k बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्लस WY में देख लेते हैं। तो WY के लिए जब हम चेक करेंगे तो W के लिए जो वैल्यू दी जा रही है n/3 दी जा रही है, और Y के लिए दी जा रही है 3/k। तो देखिए यहाँ पर 3 इक्वल है। हाँ, अब इसके बाद बढ़ते हैं। इसके बाद जब इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो हमें जो अवयव मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा बच्चों, उसका ऑर्डर होगा p/k, यानी पहले वाले की पंक्ति दूसरे वाले का स्तंभ। और इसमें देखें
इसमें होगा n/k। अब बच्चों क्या है, जो भी py से एक अवयव बनेगा, जो wy से एक अवयव बनेगा, उन दोनों का हमें योगफल करना है। तो यानी इन दोनों अवयवों का योगफल कब संभव है बच्चों? इनका योगफल तभी संभव है जब ये समान ऑर्डर के हों, जब इनकी कोटि समान हो। तो देखिए यहाँ पर कोटि कब समान होगी, देखिए p का मान n के बराबर होना चाहिए और k का मान k के बराबर। तो ये तो लिखा हुआ k बराबर k, यानी जब p का मान n के बराबर होगा तभी इनका योगफल संभव है और तभी ये परिभाषित किए जा सकते हैं। यानी दो कंडीशन निकल आई, पहली वैल्यू निकल आई k बराबर 3 और दूसरी कंडीशन निकल आई p बराबर n। तो ये दो कंडीशन आ जाएंगी बच्चों, ठीक। ऐसे क्वेश्चन नंबर 22 के लिए दिया जा रहा है यदि n बराबर p हो, यदि n बराबर p हो तो 7x माइनस 5z की कोटि क्या होगी, 7x माइनस 5z की कोटि क्या होगी। तो देखिए बच्चों x की कोटि क्या दी जा रही है, x की कोटि दी जा रही है 2/n और z की कोटि क्या दी जा रही है, z की कोटि दी जा रही है 2/p। ठीक है बच्चों, अब बीच में चिन्ह लगा है माइनस का, तो इनको माइनस करने पर जो भी अवयव बनेगा उसकी कोटि निकालनी है। तो जो इनकी कोटि होगी वही इसको घटाने पर जो अवयव बनेगा उनकी कोटि भी निकल के आएगी। लेकिन इन दोनों को घटाना संभव कब होगा, तो ये हमने बताया हुआ है बच्चों कि जब दो अवयव समान कोटि के होते हैं तभी उनका योगफल और अंतर ज्ञात किया जा सकता है। इसका मतलब इसकी पंक्तियों की संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए और इसकी स्तंभों की संख्या इसके स्तंभों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। यानी यहाँ से निकल आएगा बच्चों कि n बराबर बच्चों क्या होना चाहिए, p होना चाहिए। तो उसमें पहले से दिया जा रहा है कि n/p है, इसमें बच्चों क्या दिया जा रहा है, n बराबर p है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब दोनों बराबर हैं तो इसको घटाने से जो अवयव बनेगा उसका ऑर्डर या तो 2/n होगा या तो 2/p होगा, क्योंकि n बराबर p दिया जा रहा है। तो या तो 2/n होगा या तो 2/p होगा। तो जब हम आंसर मैच कराएंगे तो हमें यहाँ पर 2/n हमें मिल जाएगा। ठीक बच्चों, तो ये आपको पूरी प्रश्नावली फिनिश करनी है। कल जो है बच्चों अगली क्लास में आप लोगों को ये अगली एक्सरसाइज स्टार्ट की जाएगी। धन्यवाद।